तो आज आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि वैकेंसी बस आने ही वाला है, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, 21,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। 21,000 प्लस वैकेंसी हम लोग को देखने मिला है, मिलेगा, आने ही वाला है। जैसा कि पेपर समाचार पत्रों में छप रही है, जिसे न्यूज़ कहते हैं हम लोग। तो हम लोगों को बने रहना है और साथ ही साथ आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। जब चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियाँ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा क्या कैसे संसद के अंदर कौन कौन सा समिति होता है, किसके अनुसार संसद चलता है। सबका नियम और कानून के अनुसार चलता है संसद, अन्यथा जैसे गांव में लोग जैसे में जैसे करते हैं वैसे गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा संसदीय समिति है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो हम लोग पढ़ के एंजॉय लेंगे। चलिए एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न जो कर्तव्य है उसके अनुसार निर्वहन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती है। ये सदन है जो कि समितियां सदन द्वारा नियुक्त एवं निर्वाचित की जाती है या अध्यक्ष सभापति द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है। हाँ जी, वहाँ जो सभापति है उसके अनुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती है। यानी कि मान लिया जाए अगर लोकसभा है तो वहाँ का अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं उनके प्रतिवेदन करेगा, और अगर राज्यसभा है तो वहाँ का सभापति जिसे उपराष्ट्रपति कहते हैं वो उनको वहाँ सौंपा जाता है। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि पहला है अस्थाई समितियां और दूसरा है तदर्थ समितियां। अगर अस्थाई समितियां हैं जो कि चलते रहता है और तदर्थ समितियां हैं सिर्फ उसका काम होता है कि जो सदस्य हैं उसको कुछ जो सदस्य हैं उसका शपथ दिलवा करके वो ख़त्म हो जाता है तदर्थ समिति, और अस्थाई समिति अस्थाई बना रहता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अस्थाई समितियां अस्थाई प्रकृति की होती है जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती रहती है, रेगुलर काम करता रहता है, निरंतर। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियां की प्रकृति अस्थायी होती है। जैसा कि हमने बताया कि तदर्थ समितियां की प्रकृति अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उनके पूरा होते ही इसका कार्य भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख अस्थायी समितियां कौन कौन सा अस्थायी समितियां हैं? पहला है वित्त समितियां, दूसरा है विभागीय अस्थायी समितियां, तीसरा हो गया जांच समितियां, चौथा हो गया आपको परीक्षण एवं नियंत्रण समितियां, 5 हो गया सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, 6 हो गया सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण पर समिति आदि। वित्त समितियां के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। सदन विशेष की अस्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों या यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दोनों का अगर दोनों
जो होता है लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से अगर आता है चुन के, तो उनका अनुपात लोकसभा से 2 होगा और राज्यसभा से 1 अनुपात होगा। तो जरूरी है 2:1 ध्यान में रखने के लिए। लोक लेखा समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति लोग के लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, लोकसभा सदस्य द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति, जी हाँ, लोक लेखा समिति है, उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति जो कि 22 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। जो समिति है लोक लेखा समिति, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य पूछे तो 22 हो जाएगा, अगर लोकसभा से पूछे तो 15 हो जाएगा और राज्यसभा से पूछे तो 7 सदस्य हो जाएगा। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है बस लोक लेखा समिति का। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। एक ऐसा ही प्राक्कलन समिति एक ऐसा समिति है जो कि सिर्फ लोकसभा से सदस्यों से इसका निर्माण होता है। यह समिति बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। कुछ भी गलत तो उसको बताता है। कौन है? प्राक्कलन समिति बताता है कि इसमें सुधार की जरूरत है। इस समिति का ही काम है। सरकारी उपक्रम समितियां, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से सिर्फ लोक लेखा समिति जैसा ही है। सरकारी उपक्रम समिति है इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। टोटल 25 इसमें हो गया। याचिका समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। किसमें? याचिका समिति में। तो टोटल 25 हो गया। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ये भी ध्यान रखना है, जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोक सेवा सभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इसको कह सकते हैं। विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। किसका? लोक लेखा समिति का, जिसमें 22 सदस्य होता है। इस समिति में के अध्यक्ष को नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो हमारा जो संसदीय समितियां हैं वो ख़त्म हो गया और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कितने क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने का कोशिश करेंगे। और आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, ताकि चैनल और फैमिली बड़ा हो सके। काफ़ी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।